हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं आज लाइव पीएम मोदी की जो इंटरव्यू हुई है टाइम्स नाउ के साथ। और देखते हैं, कोशिश तो होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी उनकी इंटरव्यू देखने की कोशिश होगी। तो पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न कुछ भी जो भी खाने वाने का लेना है वो लेके आके बैठ जाओ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और साथ में आज अगर वोटिंग शुरू हो रही है तो मेक श्योर करना कि आप जाके वोट ज़रूर करना और अपने सारे रिश्तेदार फ्रेंड्स को भी उनसे पूछना कि आपने वोट किया है, नहीं किया तो जाओ उनको पकड़ के उनको भेजो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़ रहे हैं एक खास इंटरव्यू में टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार और बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। टाइम्स नाउ को भी बहुत बहुत नमस्कार। मैं नाविका कुमार। दर्शकों को नमस्कार। और सर आप कैसे हैं? केम छो? केम छो? लेकिन अब आदत शायद कब हो गई। मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे हिंदी बोलने की आदत इतनी हो गई कि कुछ परिवार जो मूल हिंदी भाषी लेकिन गुजरात में बसे तो शिकायत करते थे कि आपको मुंह में गुजराती अच्छा नहीं लगता है, आप गुजराती मत बोलो। हिंदी अच्छी लगती है। तो आप बंगाल में बांग्ला भी बोल रहे थे। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ जी। तो बहुत सी भाषा है आपने। मैं संपर्क में रहता हूँ। मेरा इच्छा भी रहती है कि मैं इसको सीखूं थोड़ा। वाह। प्रधानमंत्री, सबसे पहले सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये कि 2 फेज के चुनाव तो हो चुके हैं, आपका नामांकन और कुछ नामांकन भी डरते डरते चलते चलते हो गए हैं, और आपका नामांकन कब हो रहा है? और काशी से ये जो आपका नाता है, ये काशी का नाता आपके लिए क्या मायने रखता है? ये आखिरी फेज का चुनाव है हमारा काशी का। अच्छा, काशी का? मैं मैं डर गई। फेज से शुरू होता है जाते जाते ईस्ट में, तो ये लास्ट फेज में मेरा चुनाव है काशी का। और मेरी पार्टी ने फिर एक बार मुझे काशी का उम्मीदवार बनाने का तय किया है। मैं लेकिन थोड़ा भावुक हूँ उस संबंध में। क्यों, क्या हुआ? राजनीतिक दृष्टि से जो भी होगा, मैं जब 2014 में काशी गया तो नामांकन के बाद, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट मोदी जी ने हेयर कट करवाया है ना? तो नामांकन के बाद ऐसे ही मीडिया के लोगों ने मुझे पकड़ा तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया। और उस दिन आप देखेंगे मेरा वो बिल्कुल, मैं तैयार नहीं था, अचानक ही मुझे पकड़ा था। मैंने कहा देखिए भाई, न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसा मैंने 2014 में कहा था। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। क्या हो गया? तो अभी कुछ याद आया उनकी मदर का शायद। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूँ तो यही कहता हूँ, मेरी काशी। और इसलिए एक माँ बेटे का जैसा रिश्ता, वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ लोकतंत्र है। इमोशनल हुए नामांकन मैं। भी भरेंगे, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी।
कुछ नहीं है अभी। लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं, और इसलिए उम्मीदवार, नामांकन, चुनाव, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, पूरी करेंगे। पर ये रिश्ता माँ बेटे का। जी। और आपने इसका मतलब सेवा भी माँ के तौर पर ही की, वो जो काशी में इतना विकास हुआ। एक कर्तव्य होता है जनप्रतिनिधि का, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं कहाँ गुजरात का, काशी के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं कल्पना नहीं कर सकता। नामांकन कब है सर? नामांकन आप कब फाइल कर? मोस्ट प्रोबेबली 13-14 के आसपास चर्चा चल रही है। फिर और कार्यक्रम बहुत है, तो उसमें से वो एडजस्ट करके वो निकालेंगे। समय निकालेंगे, आप थोड़ा मानते हैं इस समय के हिसाब से? बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं बता दूं, आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा। 2014 में शपथ समारोह था, तो मैं राष्ट्रपति भवन गया प्रणब मुखर्जी साहब से बात करने के लिए। तो मैंने कहा एक इच्छा है, अगर आपको सुविधा हो, क्योंकि ये कार्यक्रम तो राष्ट्रपति जी का होता है, मैंने कहा बाहर करेंगे तो अच्छा होगा। तो वो जो समय लोगों ने मुझे बताया था, बोले साहब दिन में करना अच्छा होगा, तो भाई उस समय तो धूप बहुत होती है। तो मैंने कहा कैसे करेंगे? तो बोले शाम को करेंगे तो अच्छा होगा। तो बोले ठीक है, शाम को कर लीजिए। तो शाम को तय हुआ। उस समय आपने देखा अखबारों में बहुत आर्टिकल छपे थे, इंटरव्यू छपते थे, ये मूड ठीक नहीं है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, ये इसका कोई उपाय भी नहीं शास्त्रों में, वगैरह भांति भांति का। मुझे भी काफी लोग के बीच में थोड़ा समय था, तो मुझ पर भी दबाव डालने लगे। मैंने कहा भाई देखिए, राष्ट्रपति भवन का जो प्रॉब्लम है वो धूप का है, और मेरा काम है उनको एडजस्ट करना, मेरा काम नहीं है मैं निर्णय करूं। तो उस रूप से वो निर्णय हुआ। हर समय सही समय। हाँ, यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री जी, जो इलेक्शन का समय है उसमें से 2 फेज का हिस्सा तो चला गया, मतलब अगर आप माने कि 7 पेपर आप दे रहे हैं एग्जाम में, तो 2 के 7 है, 2 है। तो प्रधानमंत्री जी क्या अभी भी ये मान रहे हैं कि वो 400 का टारगेट अचीव हो जाएगा? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग, अच्छा होता आप लोग महीने पहले मेरा इंटरव्यू कर लिए होते तो मैं जरा ठीक से बता देता आपको। आप ये तो देखिए, आज हमारा सिटिंग एमपी कितने हैं, कभी ये तो दिमाग खपाइए जी। नहीं करूँ मैं हम मुझे टेंशन फिर। 2019 में जीत के आए, तब एनडीए 359 या इतना कुछ था। फिर ये आंध्र की पॉलिटिकल पार्टी और उड़ीसा की, वो हमेशा हमारे साथ रहे, तो वो करीब 35 लोग हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे साथ रहे हमेशा। तो हम ऑलरेडी इन वे फंक्शनल वे में कहें, एनडीए प्लस जिसको कहें, तो हम 400 से करीब करीब थे। ऑलरेडी हम पार्लियामेंट में 400 थे। अच्छा, ये लोगों को क्यों आश्चर्य हो रहा है कि 400 ठीक है, एक शब्दों में आया, लेकिन रियलिटी ये है कि हम ऑलरेडी 2014 से 19 400 है ही पहले। करीब करीब मतलब इलेक्शन के बाद क्या होता है तो चेंज हो सकता है ना चीजें। सहयोग से ही संसद चला है। ये नंबर आप सही बता रहे हैं, लेकिन बीजेडी से एक अलायंस की बात हुई जो थोड़ी दूर चली और फिर रह गई। तो अलायंस नहीं रही पर सपोर्ट जरूर रहा। हम पहले भी कभी, हम पहले सब उनके साथ एनडीए के रूप में हम कभी चुनाव आमने सामने ही लड़े थे।
19 में भी हम आमने सामने लड़े थे। पर नेशनल इश्यूज हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी सवाल अगर पॉलिटिक्स पर पूछूं तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ही डिवाइसिव है। हालांकि कांग्रेस आलोचना करती है बीजेपी की ये कह के कि आप 2 और 2 22 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो या इनहेरिटेंस टैक्स हो, ऐसी कोई भी बात उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों में डर फैला रही है। हम सीएए का कानून लाए, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ कहा गया है, न बोलने में किसी ने गलती की है, न लिखने में गलती की है, न देश के कानून में कोई गलती है। सीधा सीधा वो कानून सिटीजनशिप देने के लिए है, उसमें कहीं पर भी सिटीजनशिप लेने का नहीं है। 2 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी जाएगी जो झूठ फैला रही है, बिल्कुल। क्या कभी आपने उसका फैक्ट चेक किया? क्या कभी पाठशाला में उनके कपड़े उतारे क्या? क्योंकि झूठ इतना चलाते हैं। जब भी हम उनके एक एक स्टेटमेंट देख लीजिए। अब जैसे ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात लेकर आए, कोई मुझे बनाइए दुनिया के किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में इस प्रकार का प्रयोग हुआ है क्या? अब साम्यवादी विचारधारा की बात छोड़ दीजिए, इनके घोषणा पत्र में और उनकी स्पीचेज में जो बातें आपको एक साथ मिलाकर के एक कैनवास पर रखनी पड़ेगी। ये लगातार बोल रहे हैं और सब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई बाई दबे बोल रहा है, हर कोई बोल रहे हैं। और फिर उनके घोषणा पत्र में जो लिखा है, और पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला है, मनमोहन सिंह जी ने 2 बार पब्लिकली कहा है कि इस पर पहला हक मुसलमानों का है। और जब फिर आप सर्वे करने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि हम सब ले लेंगे और बांट देंगे। जब आप ले लेंगे और बांट देंगे की बात करेंगे तो फिर वो किसको देंगे? तो जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था उनको देंगे। तो साफ साफ जो बातें होती हैं कि ये अलग अलग डॉट्स को जब बिठाते हैं तो रत्ती भर भी मेरी बात में क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं। उनकी भाषा, उनके शब्द, उनका लिखित निर्णय, 90 के बाद उन्होंने अब तक किए गए सारे प्रयास, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने किए गए निर्णय, सबको अगर एक कैनवास पर देखेंगे तो उनके इरादे साफ हैं। ये उनका हिडन एजेंडा है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, सिर्फ बोलते समय वो हिडन रखते हैं। इस बार मैंने उनको खुल करके बेनकाब किया। वेरी गुड। इसलिए वो बौखला गए। अच्छा किया। वरना जब उस वोट पाने के लिए जाना हो तो वो यही भाषा बोलते हैं। दूसरे वोट लेने जाते हो तब न्यूट्रल होकर के बोलते हैं। देखा, तो दोगलापन उनके हिम्मत होनी चाहिए। हम सालों तक राम मंदिर की बात करते थे। हमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अगर मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो 10 पेज का होता था, लास्ट लाइन लिखते थे उसमें राम मंदिर 370 कॉमन सिविल कोड, लास्ट लाइन होती थी। और उस सालों से हमारी एक ही टर्मिनोलॉजी में। वेरी गुड। लेकिन दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइन राम मंदिर ही होती थी, उस दिन की टीवी डिबेट राम मंदिर ही होती थी। और फिर चर्चा में ये होता था तारीख नहीं बताएंगे। यानी हमारे मैनिफेस्टो के धज्जियां उड़ा देते थे। हम गरीबों के लिए योजनाएं लेकर के आते थे, एक शब्द इस देश के मीडिया में कभी चर्चा में नहीं आया। देखा, चर्चा में सिर्फ 3 चीजें रखी गई। आज कांग्रेस के बचाव में मीडिया ने क्यों काम करने की जरूरत है? बिल्कुल। कोई कारण नहीं है। ये मीडिया का काम था कि उनके 5 मैनिफेस्टो लेकर के एनालिसिस किया जाए और उनके इरादों का, उनकी भाषाओं का, उनकी बातों का। धन्यवाद। अब देखिए, संविधान, इस देश में संविधान का स्पिरिट पैदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वकीलों और जजेस के लिए ही संविधान हो गई। संविधान देश के कॉमन मैन से जुड़ना चाहिए। इन्होंने संविधान की कभी परवाह नहीं की।
जब मैंने पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाया कि हम संविधान दिवस मनाना चाहते हैं, खड़गे जी ने खुद पार्लियामेंट में विरोध किया। उनका भाषण है, उन्होंने कहा 26 जनवरी तो है, अलग से संविधान दिवस मनाने की जरूरत क्या है। मैंने कहा भाई ये ग्रंथ जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव पैदा करना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, डिबेट सब जगह भी चर्चा नहीं, जब उसका महात्म्य बढ़ाएंगे तो। फिर मैंने कहा कि जब उसके 60 साल हुए थे संविधान के, तब भारत ने इसको अच्छे ढंग से मनाना चाहिए था। 50 साल हुए तब मनाना चाहिए था। जब 60 साल हुए तो मैंने बड़े शान से ये संविधान दिवस मनाया और हाथी के ऊपर अंबाड़ी में मैंने संविधान रखा और मैं नीचे पैदल चलता था मुख्यमंत्री, और मैंने सुरेंद्रनगर में एक बहुत बड़ा उसकी यात्रा निकाली। लोगों की संविधान के प्रति श्रद्धा बढ़ी, रिस्पेक्ट आती है सर। इनको संविधान के नाम पर झूठ बोलने में लगातार, कोई बताए हमारे मैनिफेस्टो में कहीं लिखा है क्या, हमारे भाषण में कहीं निकला है क्या। कोई किसी कार्यकर्ता ने किसी संदर्भ में कहीं बोल दिया, उसी को उछाल करके पूरी तरह हमारी पार्टी को, हमारे वर्जन को मानने को तैयार नहीं है, और खुद कहते हैं कि बताओ हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है। ऐसे दोगलापन नहीं चल सकता है जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या बिल्कुल ठीक है प्रधानमंत्री जी की मोदी जी को जुकाम हुआ है क्या, जो है वो इसमें लग जाता है, एलर्जी उधर से ये प्रश्न नहीं इनकी तरह पर भी जवाब नहीं मिलता कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा है कि संविधान खत्म करेंगे, अगला चुनाव नहीं होगा। यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, लेकिन कहा जाता है कि अगला चुनाव ही मोदी आएंगे तो नहीं कराएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लिखी आरक्षण तो खत्म कर ही दो। जाता। आपने सीए का जिक्र किया, 3 कृषि कानून जिसमें कहा गया कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, वो कहीं नहीं लिखा था, कहीं नहीं लिखा, लेकिन वो भ्रम फैला कर चीजें जो हैं वो खराब की गई। आप जब इस बार ये कह रहे हैं बार बार कि मोदी मर जाएगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं आने देंगे, वेरी गुड, बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन। और हमने पाठशाला में दिखाया था कि आप ये आज से नहीं कह रहे हैं, आपने गुजरात के सीएम रहते हुए भी ये चीज हटा दो। मोदी जी को जिताना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं बनता। धर्म के नाम पर आरक्षण आए या मुसलमानों को आरक्षण मिल जाए, इसमें मोदी मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, वो तो इंसाफ है। समय संविधान बन रहा था, देश के गणमान्य लोग संविधान सभा में बैठे थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू वगैरह सब बैठे थे। उसमें तो कोई आरएसएस बीजेपी वाला उस समय तो सवाल ही नहीं था। ऐसे और सभी संप्रदाय के लोग बैठे थे और सबने मिल बैठ करके लंबी चर्चा के बाद तय किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, भारत को नुकसान करेगा, ये लंबी सोच के लिए ठीक नहीं है। देखा, जहां तक दलित का, आदिवासियों का, तो एक सामाजिक व्यवस्था पिछले सैकड़ों वर्षों में समाज में जो विकृतियां आई, जिस प्रकार से छूत अछूत का भाव पैदा हो गया, ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया, और एक प्रकार से समाज एक बहुत बड़े वर्ग के साथ जन्म के आधार पर अन्याय हुआ, तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी था। और उसमें ये सुझाव निकला, और ये निर्णय भी सनातनियों ने किया है। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे सब सनातनी थे, जितने बैठे थे सब सनातनी थे। नेहरू जी जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं कि जो अपने आप को उससे ऊपर मानते हो, लेकिन ज्यादातर वही लोग, राजेंद्र बाबू टीका करके बैठते थे, ऐसे लोग बैठे थे। उन्होंने निर्णय किया था कि हमें ये प्रायश्चित करना है, आरक्षण देना है, और इसलिए मैं उस भावना से जुड़ा हुआ हूं। मैं संविधान के स्पिरिट को जीना चाहता हूं, मैं संविधान के शब्दों का प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता हूं, और इसलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं कि संविधान की भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने जब पार्लियामेंट में 10% का किया आरक्षण, कि सामान्य जाति के गरीब लोग हैं उनको कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी का लूटा नहीं, चोरी नहीं की, सामान्य वर्ग के, चाहे वो ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, उसका बेटा भी अगर वो गरीबी वाला है उसको मिलेगा। उसमें मुसलमान समाज के भी जो आरक्षण कहीं मिलता नहीं है, उनके भी गरीब लोग हैं, उसमें हकदार है।
मतलब हक नहीं छीन रहे, धर्म को आधार मानने से हम विरोध कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हम मुसलमान को नहीं देंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ धर्म के आधार पर रचना नहीं हो सकती। इस देश में गरीब है तो हिंदू हो, मुसलमान कोई भी हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी गरीब हो, अमीर के बस सबको इस पे करो, रिलीजन नहीं। जहां तक आदिवासी और दलित का सवाल है, इसके पीछे हजारों साल का इतिहास पड़ा हुआ है और इसलिए वो एक स्पेशल कारण है। और जो संविधान ने सही निर्णय किया, बाबा साहब आम्बेडकर ने सही निर्णय किया और जो आज भी देश उसका रिस्पेक्ट करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी रिस्पेक्ट करती है और मैं नहीं मानता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध करेगी। यानी आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, मुसलमान करने वालों के विरोधी है। मैं ये धर्म के आधार पर वोट बैंक के खेल जो खेले जाते हैं, अब उन्होंने इस बार मैनिफेस्टो में कहा है कि हम जो ठेके देंगे वो ठेके इस पद्धति से देंगे। ये देश कैसे चल सकता है जी? ठेका दिया जाता है कि उनकी क्षमता है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं, सरकार के कामों को करने का उनका तब, ये सारे चीजें देख करके ठेका दिया जाता है। अब आप कहते हैं उसमें भी आरक्षण होगा और वो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण होगा। तो इसके बदले में जब लोग कहते हैं कि आप मुसलमान विरोधी हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में डराया जाता है, मोदी इनके खिलाफ हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं जब चुनाव होता है। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। देखा, मोदी की सरकार है, यूसीसी जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। जहां तक हमारा सवाल है, ये सिद्ध करे कि भाई ये हमारा, जैसे मैं कहता हूं भाई सैचुरेशन मुझे करना है, सरकारी योजनाओं का सैचुरेशन। मतलब गांव में 50 लोग हैं जिनको घर मिलना चाहिए, मतलब 50 को मिलना चाहिए, 49 को नहीं। मतलब उसमें सब समाज आ जाएंगे, सब धर्म आ जाएंगे। आप जब 100% की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की एक गारंटी है, सेकुलरिज्म की गारंटी है। मोदी हर काम उस प्रकार से करता है कि भाई सबको सब मिले, इसके लिए करो। अभी मैं पब्लिकली कहता हूं कि हमने 4 करोड़ घर बनाए, अब कुछ परिवार हैं विस्तार हुआ उनका, तो उनको एक घर की जरूरत है, तो राज्यों से मुझे कहा जाता है साहब अगर कुछ और मकान हो जाए, तो मैंने कहा चलो भाई 3 करोड़ और हम प्लान करते हैं, शायद 3 करोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पब्लिकली अभी सभाओं में कहता हूँ कि भाई आप चुनाव में जाते हो तो जाइए, लेकिन मेरा एक काम करिए, अगर कहीं कोई नजर आ जाए किसी को अभी घर मिला नहीं है, नल से जल मिला नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, रह गया है, तो आप उसकी चिट्ठी मुझे लिख दीजिए और उसको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोदी की गारंटी है कि तीसरे टर्म में ये मिल जाएगा। और मैं कहता हूं आप ही मेरे मोदी है, क्योंकि मुझे काम करना है। मैं वहां ये नहीं कहता तो इस धर्म के उस धर्म के। तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं, दिमाग खराब किया है मुस्लिम्स का। ना हम इस्लाम के विरोधी हैं, ना हम मुसलमान के विरोधी हैं, हमारा ये काम ही नहीं है। हम देशद्रोह के विरोधी हैं। गाली देते हैं, ये नेहरू के जमाने से एक नैरेटिव बना हुआ है इस प्रकार की गाली देने का। दूसरा, पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था, क्योंकि भाई गाली दे तो ये मुसलमानों के दुश्मन है, तो आप अपने आप मुसलमान के मित्र बन जाते हो, कुछ किए बिना, तो मुफ्त में फायदा मिलता है। तो इसलिए उन्होंने ये एक भय का वातावरण बना करके फायदा लेने के लिए दुकान चलाए रखी है। मुसलमान समाज अब समझदार है। जब मैं 3 तलाक का कानून खत्म करता हूँ, परंपरा खत्म करता हूँ, तो मुस्लिम बहनों को लगता है कि अरे तो जेन्युइन आदमी है। मैं जब आयुष्मान कार्ड देता हूँ तो उसको लगता है यार तो जेन्युइन व्यक्ति है। मैं कोविड का वैक्सीन देता हूँ तो उसको लगता है यार तो जेन्युइन आदमी, हमारे साथ तो कोई भेद ही नहीं कर रहा है। पर वैसे कम लोग हैं। परेशानी ये है कि उनका झूठ अब पकड़ा जाने लगा है, इसलिए उनको ज्यादा भ्रम फैलाने के लिए
बिना सर पैर के झूठ बोलने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इसमें छोटा सा मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी किसी योजना में हिंदू मुस्लिम मुसलमान नहीं होता। घर मिलना है, गरीब को मिलना है, वो गरीब कोई भी हो सकता है। लेकिन 2002 से आज 2024 हो गया, हम और आप किसी सामान को खरीदने जाएंगे तो 2 साल 3 साल के बाद शायद नहीं खरीदेंगे, कुछ नया ट्राई कर लेंगे। 22 साल से यही नैरेटिव कैसे मुसलमान बार बार खरीद ले रहा है या मान ले रहा है कि मोदी आएंगे तो मुसलमान को खत्म कर देंगे। देखिए, मैं करीब 25 साल हो गए मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते, और गुजरात में आपको मालूम होगा शायद 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी से रिकॉर्ड अवेलेबल है, दंगे गुजरात में होते थे। उसका 10 साल में 7 साल दंगे होते थे। बाप रे। 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है। गुजरात में मुसलमान जो हैं आज बीजेपी वोट देना दे रहे। दूसरा, मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी इन विषयों को नहीं आया, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं कि आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो? क्या आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गर्व के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। उन सबको लगता है हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया में योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहाँ मैं योगा की बात करूं तो आप ये चला दें एंटी मुस्लिम है। मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, ये सारे अमीर लोग जो है हमारे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जरूर मुझे योगा के विषय में पूछते हैं कि मोदी जी इसका स्पेशल ऑफिशियल ट्रेनिंग लेना है तो क्या करना, कैसे करना। देखा, कोई कहते हैं मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सीख रहे, साल में 1 महीना तो बोले वही रहती है। अमीर की पत्नियां कहती हैं, उनके परिवार जन आते हैं। अब यहाँ उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बना दिया योगा को भी। किया था हमने एक वीडियो। अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान समाज से आग्रह पूर्वक कहता हूँ, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो। वही तो फ्यूचर देखो, तो सोचो, अपने देश का भविष्य देखो। मैं नहीं चाहता हूँ कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है, दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? नहीं, और प्रधानमंत्री जी, जब हम फेक नैरेटिव की बात करते हैं जिसमें कई बार मुसलमान भी फंसता है, कई बार ऐसा लगता है कि उनको ये क्यों नहीं दिखता कि कश्मीर में पहले मुसलमान का बच्चा पत्थर चलाता था, आज वो रोता है। लेकिन मैं फेक नैरेटिव की बात करूं सर, आपके ऊपर कई चीजें लगातार झूठ बोली जाती है। मतलब कई बार तो मैं अभी नाविका जी से हम लोग बात कर रहे थे कि आप शायद वो व्यक्ति हैं पॉलिटिक्स में जिसकी छवि बाहर सबसे गलत पेश हुई है। आपसे मिलने वाला, आपको जानने वाला अलग ही जानता है और बाहर तो अलग ही दुनिया है। पता नहीं कौन है जो गलत देखते हैं। फेक नैरेटिव इतना फैलाया अपने दोस्तों का, कितना लाख, 16 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ माफ कर दिया राइट ऑफ को, संविधान खत्म कर देंगे, किसान को गाली देते हैं, जो भी चीजें। लेकिन इस बार जब अमित शाह जी का एक फेक वीडियो फैलाया गया, आप लोग काफी उसको लेकर अग्रेसिवली आपने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। इस पर आपका रिएक्शन पहले से अलग था बाकी के झूठ से, ऐसा क्यों? और ये क्यों? मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको फेक वीडियो। मध्य प्रदेश के चुनाव में एक डीप फेक वीडियो निकला और अमिताभ बच्चन जी के आवाज में निकला। आप हैरान हो जाएंगे, अमिताभ साहब पूरी रात सो नहीं पाए,
बोले रात को ही मुझे एफआईआर करनी है। बोले ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं बोले दूर से नमस्ते करता हूँ। दुखी थे बहुत। मध्य प्रदेश में एक्शन लिए गए उन लोगों पर। तो ऐसा नहीं है कि पकड़े गए। प्रयास नहीं हुआ है। बढ़िया। और मैंने जब दिवाली का बीजेपी के कार्यालय में गेट टुगेदर था, मैंने डीप फेक पर लंबा भाषण दिया था। मैंने जानबूझ करके किया था उस दिन, और मीडिया को ये मैंने कहा था इस बहुत बड़ा संकट में देख रहा हूँ। मैंने मेरी G20 समिट में सबने चिंता व्यक्त की, हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से समिट, उसमें मैंने कहा ये सब कह रहे सॉल्यूशन पर, मैंने उनको एक सॉल्यूशन दिया। मैंने कहा हर एक के ऊपर एक मैसेज पहले आना चाहिए, ये AI जनरेटेड कंटेंट है, आप उसको उस रूप से देखिए, ये उस पर स्टैट्यूटरी वार्निंग आना ही चाहिए, कोने में नहीं, मेन आना चाहिए। जैसे आप लोग नहीं कभी चलाते फर्स्ट है किसी न्यूज के, तो आपकी बीच में तीन पड़ते हाँ वाटर मार्क चलता है ना, वैसा वाटर मार्क रहना चाहिए। इस दुनिया तो जो चोरी कर रहा है वो क्यों वाटर मार्क ला लेगा? जो होता है जिसने AI टेक्नोलॉजी बनाई है, ही हैज टू वाटर मार्केट। इत्तेफाक है कि जो लोग क्योंकि छोटे मोटे लोग बनाते नहीं, यूज करते हैं सिर्फ। कांग्रेस के लेना देना है उनका। नहीं, सवाल ये है कि ये जो एक आत्मविश्वास खो चुके हैं, ये चुनाव का नहीं, जनता के साथ उनका कोई कनेक्टिविटी, हर चीज में उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस आपने जैसे कहा CA में झूठ बोले, हर चीज में वो किसान आंदोलन में झूठ बोले, जैसे वो हमारे कोई भी निर्णय हर प्रकार से झूठ फैला, हर चीज में बोलते हैं झूठी जो कर रहे हैं। कि ये तो होता ही चला जा रहा है, तो रोक तो सकते नहीं है, खुद कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आप कंफ्यूजन पैदा करो, झूठ फैला करके ही कंफ्यूजन पैदा कर सकते हो। वही करते तो हैं। ये उन्होंने एक खेल शुरू किया है। अग्निवीर पे झूठ बोला, सब मैंने कहा नहीं, कोई विषय ऐसा नहीं है जो देश हित का हो, वो उसकी चर्चा कभी की नहीं उन्होंने, स्टडी किया नहीं है कि जिन्हें पकड़ा दिया उनको लगता है इससे लोग भड़केंगे, वोट मिलेगा, और उनका इरादा है भड़काना। और अब वो पूरी तरह फर्जी बातों पर ही निर्भर है, फर्जी नारों पर निर्णय है, वो ये हाल है उनका। अब ये जो फर्जी खेल चल रहा है, फर्जी वीडियो के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश इस देश में कभी नहीं चल सकती जी। और मैं मानता हूँ जमीन की स्थिति बिल्कुल अलग है जी। अब ये कभी EVM को लेकर के क्या फर्जी चलाते हैं, कोई मुझे बताए जी। लोग मुझे कहते हैं कि मोदी जी इतनी मेहनत क्यों करते हो, कभी तो सोचो, अगर EVM मेरे हाथ में होता तो मुझे ये मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं टोकन EVM करके चला आता। वही तो, मैं दिन रात मर रहा हूँ, टूट रहा हूँ, क्यों? देश की जनता का टूट रहा, समझ सुनो भाई। लेकिन अब फेक चलाते जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि आप तानाशाह हैं, आप वही वो ध्रुव राठी और वो दूसरे मिलके बैठे ना, तानाशाह हैं, तमाम तरह की चीजें कही जाती हैं। और ये इकोसिस्टम सिर्फ भारत में नहीं है, यहाँ से लेकर विदेशों तक एक इकोसिस्टम चलता है जो कहता है आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये उसी के जैसे और भी कई लोग हैं। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं कि एजेंसियां भी आपने कंट्रोल कर ली है, तमाम चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिए हैं। हाँ, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। देखिए मैं बताता हूँ, अच्छा होगा, विषय आपने अच्छा निकाला है, मेरे पास जवाब भी है, लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि टाइम्स नाउ की अपनी एक प्रतिष्ठा है, क्या साइंटिफिक तरीके से इस सब्जेक्ट का एनालिसिस हो सकता है क्या? अब जैसे आप सुशांत, आप पाठशाला चलाते हैं, पाठशाला में आप बैठ करके भाई ये तानाशाही, अब तानाशाही में ये 100 पॉइंट होते हैं, चलो वही तो कहता डेफिनेशन, सामने कांग्रेस लिखो, बीजेपी लिखो, कौन सा हमारे बैठता है, उनकी दादी ने क्या किया, टिक मार करो, मोदी की पार्टी के इंदिरा गांधी नेता थे, किसने क्या किया, टिक मार करो, और पता चला तानाशाह कौन है, उनके परनाना ने क्या किया, टिक मार करो। नेहरू। आप न्यूज रूम में
आकर के सरकार बैठ जाती थी, क्या कभी चर्चा करोगे? टिक मार करो। नेहरू जी का पहला संशोधन क्या था संविधान का? टिक मार करो। इमरजेंसी के वक्त अधिक पत्रकार जेलों में कविताएं लिखते थे, टिक मार करो। आपका कोई गाना पसंद नहीं आया, अब मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में डाल दिया। किशोर कुमार सारे गाने बंद कर दिए। किसको मारा? विपक्ष के नेता जेल में पड़े थे। कितने लोग पड़े थे, कितने समय पड़े थे, क्या कारण से पड़े थे, सरकारें कितनी गिराई, हिसाब लगाओ। स्कूल के बुकों में क्या पढ़ाया? नौसेना के जहाज लेकर के पिकनिक मनाते थे। बताइए कौन सी डेमोक्रेसी थी? देखा? मन माने तरह से लोगों का घर गिराना, नसबंदियां करवाई। किस प्रकार से करवाई थी आपने? गायत्री देवी के साथ क्या जुल्म किया था आपने? आर्टिकल 356 का 100 बार दुरुपयोग किया गया। ये सारी बातें, यानी इस पूरे चेकलिस्ट को आप एक बार आप अपने तरीके से निकालिए 100 पॉइंट और टिक मार कीजिए जी। मैं तो चाहता हूँ एक सप्ताह पर आपकी पाठशाला चलेगी। और सच बोल रहे हैं। मानता हूँ कि 100 में से एक बिंदु पर आप में कहीं पर भी एक छोटा सा जम्स भी, बीजेपी मैंने ये जो आरोप लगते हैं वो वाला जम्स नहीं निकलेगा जी। हम ये जो शहर है ना, इसी का कारण है कि हम पूरी तरह डेमोक्रेट है, हमारे रगों में डेमोक्रेसी है। वरना जो गालियां पड़ रही है, बिल्कुल जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे हैं। बिल्कुल। मजबूरी नहीं है जी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ 10 साल से शासन, बेदाग सरकार, 13-14 साल का राज्य का मुखिया के रूप में शासन, 23 साल का लंबा जीवन, एक दाग नहीं लगा है। उसके बावजूद भी ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है? ये सवाल हम शर्म आनी चाहिए सबको। के डिबेट शो में भी ये सवाल, पब्लिक का शो पर भी, कि आप लोग रोज आते हैं टेलीविजन पर, जो बोलना है, गाली देना है, सब बोल कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहते हैं मोदी वक्त मैं तो बॉयकॉटेड हूँ, आप भी शायद हम लोग बॉयकॉटेड थे उस 14 वाली लिस्ट 14 वाली लिस्ट क्या? बॉयकॉटेड जर्नलिस्ट हैं ओह। हमारे चैनल। देखिए 14 की लिस्ट का मतलब है 2014 से जुड़ा है 14। तो 24 में 10 और जुड़ जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं कई बार आश्चर्यचकित रहता हूँ प्रधानमंत्री जी की, जो कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं, वो भी आजाद घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन से देखा? तानाशाह हैं। मैं तो जो ये कह रहे हैं कि मर जा मोदी, वो भी बाहर घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी तानाशाही है। आप कुछ भी निकाल दीजिए जी, मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है, मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है, बेशरम ऐसे लोग। अभद्र भाषा का उपयोग किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा डिक्टेटर का चित्र बना दिया कि उसके अंदर सारी गालियां चल जाती है जी। और कुछ भी करो तो डिक्टेटर हो। मोदी जी, कभी माँ के बारे में कोई कुछ कहता है तो, मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन बेटा भी तो। इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं। शर्म ही नहीं सवाल आती। मेरी माँ का नहीं है जी। मेरी माँ तो चलिए मुझे जन्म दिया निमित्त है, पर तो वैसे तो मैं मेरी माँ के साथ मैंने कोई न्याय नहीं किया है, क्योंकि माँ के जो सपने रहते हैं बच्चे के पास, वैसा कोई सपना माँ का मैंने पूरा नहीं किया। मैं बहुत छोटी आयु में भाग गया था, चला गया बाहर, तो उस प्रकार से मैं तो गुनहगार को एक प्रकार से। वो तो नहीं मानती होंगी ऐसे। नहीं। यश, हाय। मैं माफी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका कभी निजी भाव बहुत बाहर नहीं आता, लेकिन क्या ये चीज आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है सर, जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे, कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है, सब कुछ होगा लेकिन आपकी माँ नहीं होगी, आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते हो। ऐसा है कि मैं तो कभी उस राजनीति में था नहीं। अचानक मुझे संगठन का काम करता है अटल जी का फोन आया कि विराट को आओ, काम है। तो मैं अटल जी के पास आया, तो कभी तुम्हें गुजरात जाना है,
तेरे सारा देश भर का काम देखता हूँ, अब फिर मुझे गुजरात क्यों कैसे आप डाल रहे हो? पार्टी का काम कर ही रहा हूँ मैं, और उसमें गुजरात का भी कभी कभी जाके देख लेता हूँ। नहीं, अब बहुत हो गया संगठन, अब तुमको सरकार संभालनी पड़ेगी। मैं कहा अटल, मैंने तो कभी सरकार चलाई नहीं, मैं जानता नहीं किसी को, मैं कभी पुलिस थाना नहीं देखा, मैं क्या करूँगा? तो मैंने मना किया उनको। तो दूसरे दिन सुबह अटल जी का, आडवाणी जी का फोन आया, कह रहे भाई तुम कल अटल जी को मना करके आ गए हो? मैं कहा हाँ, मुझे तो मालूम नहीं था मुझे क्यों बुलाया। और मुझे कहा नहीं बोला आओ जरा बात करेंगे। तो मैं आडवाणी जी के घर गया। ये बोले सब लोगों ने कई दिनों से चर्चा चल रही थी, और ये सबका मत बना है, केशुभाई का मत बना है कि भाई नरेंद्र भाई को भेजिए, इसलिए आपको जाना है। तो फिर मैंने अटल जी को फोन किया, मैं कहा अटल जी मैं आता हूँ। मैं कहा अटल सॉरी, मैंने कल मेरा तरीका ठीक नहीं होगा, जो पार्टी करेगी मैं कहेगी मैं करूँगा। तो फिर मैं गुजरात गया, तो पहले मैं मेरी माँ से मिलने गया, और माँ से मैंने कहा कि माँ मैं तो सोचा भी नहीं था, मेरी तो दुनिया अलग थी, अब मुझे वापिस में आ रहा हूँ गुजरात। अच्छा, बोले तुम गुजरात आओगे? चलो अच्छा है। उनकी खुशी यही थी कि बेटा पास आ गया। और तो उन्होंने मुझे दो बातें कही, देख भाई गरीब की चिंता करना, और दूसरा वो गुजराती में रिश्वत को लांच शब्द है, कभी लांच मत लेना। मतलब रिश्वत मत लेना। अच्छा, रिश्वत। शायद उस दिन के टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टेड भी है। तो ये तो मेरा तब से फिर एक बार नाता जुड़ा। वैसे तो मैं बड़ा कट ऑफ रहा, कहीं बाहर ही रहता था। फिर मैं जब नामांकन करने गया पहली बार, तो मैंने कहा चलो भाई माँ के पैर छू करके जाते हैं। तो मैं मेरे भाई के घर गया, माँ ने मुझे गुड़ खिलाया। तब से लेकर के मैं जितने नामांकन किए हैं, सब नामांकन के पहले मैं माँ के पैर छूने गया और नामांकन कर गया, और गुड़ देती थी। ये पहला मेरी जिंदगी का चुनाव है जब मैं माँ के पैर छुए बिना जाऊंगा। लेकिन मेरे में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों माताएं हैं, अपनी माँ ही होती है। He's missing his इस mommy. प्रकार से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दी है। उन्हीं का स्मरण करके, और फिर माँ गंगा तो है ही है, गंगा माँ, माँ गंगा तो है ही है, तो कमी तो है, हमेशा रहेगी। पर देख रहा हूं कि करोड़ों माताएं शायद भावात्मक रूप से मुझे हमेशा शक्ति देती रहेगी और देती रही है। शायद आज जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने इतना भावुक होते हुए शायद आपको कभी नहीं देखा होगा। आपके सामने माँ का जो भाव मैं देख रही हूँ, उनको गिल्ट भी फील हो रही है कि मैं अपने माँ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर मैं पाया था। समझ रही हूँ कि ये भाव क्या होता है। शायद लोग ये भाव पहली बार देखेंगे, क्योंकि आप थोड़े नहीं, मजाक उड़ाते हैं पॉलिटिशियन आप, लगते। हमारा मेरा वीकनेस का वो जो भी है, मैं गरीब की बात हो, दुखियारों की बात हो, तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अब मेरी वीकनेस भी है, एक सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप माओं की बात कर रहे थे कि करोड़ों माएँ आपके साथ हैं। एक पिता का मैं आपको अनुभव बताता हूँ।
मेरे सामने किसी व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना, अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे, कि वापस आओ, तुम्हारा वोट यहाँ है, और अगर अपना पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट दो। वाह, ऐसे है। मैं बताता हूँ, मैं माँ शब्द बोलता हूँ, मतलब मेरे मन में एक समग्र संसार है, उसमें बच्चे भी हैं जी, छोटी छोटी बेटियां हैं, पर माँ स्वरूप मैं बोल रहा हूँ। तो मैं माँ कहते कोई एक बायोलॉजिकल चर्चा मेरी नहीं है, मेरा एक पूरा बड़ा भाव है लोगों की तरफ। प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं एक दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं, आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में 3 नंबर की इकोनॉमी बनेगा। आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे डालने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक इकोसिस्टम होगा जो ये भारत की बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश करेगा, सिर्फ देश में नहीं, बाहर भी और इनमें कुछ लिंक नजर आता है, कुछ है लिंक। मुझे लगता है कि ये विरोध और ये जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। हैं? क्या मतलब? 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, ओ, न उनका हौसला होगा। वाह, वेरी गुड। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा, और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, देखा, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। भारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शुक्र है भगवान जी बड़ी का। जबरदस्त होती है, वो आपातकाल के चुनाव के बाद देश ने देख लिया है कि भारत का गरीब के मगर आदमी में भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये आदर्श क्या होते हैं, कूट के बारे में हमारे में। और इसलिए इसमें तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना, तो लौ फड़फड़ाती है। कांग्रेस बुझ रहा है क्या, ये तो बता वो रहे? फटफटाहट है, अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है। ओह, वेरी प्रधानमंत्री गुड। जी, एक काम जो आपने किया है, जो हम लोग भी बाहर जाते हैं, विदेश दौरा आपका कवर करते हैं, हम लोग अभी यूएस गए थे, तो मन बड़ा गर्व से भर गया कि बाइडेन साहब के व्हाइट हाउस में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि वो भी अंदर सोच रहे होंगे ये किस मेहमान को बुलाया है कि हमारे घर में मोदी मोदी के नारे। तो ये एक सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों के सच्ची अंदर में भरा, की है, और एक सेंस ऑफ प्राइड आपने हिंदुओं के अंदर भी भरा है, की है। जिनको लगता था कि हिंदुत्व की बात करना कम्युनल होना है, मंदिर जाना कूल नहीं है। ये ऐसा सेंस तो ऑफ नहीं प्राइड था, जो मैं आपने भारतीयों में और हिंदुओं कई में सोचते भरा है, हैं। क्या ये आपकी सोच थी कि मुझे ऐसा करना है? मेरा जीवन ही इसके लिए है, सवाल सोच का नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी भारत को प्यार करता है, उसकी चमड़ी का रंग कोई भी हो, जो भी भारत को प्यार करता है, वो भारत पर गर्व करे, यस, और आन बान शान के साथ गर्व करे, और समझ करके करे, आंख बंद करके करे, मेरी अपेक्षा नहीं है। और मैं हिंदुओं तक सीमित रह करके इतने बड़े महान देश को अन्याय करना नहीं चाहता, वो तो पाप होगा। अगर मैं सिर्फ हिंदुओं में ये भाव भरूं तो मैं पाप कर रहा हूं। मुझे सबके तो अंदर। भारत को प्यार करने वाला दुनिया के किसी भी भूभाग में पैदा क्यों ना हुआ हो, वो मेरे भारत को प्यार करता है और मेरे भारत के लिए गौरव गान करे, वो तो मैं पूरी दुनिया में, आपने देखा होगा महात्मा गांधी के 150 साल हुए, 50 साल भी हुए थे, 100 साल भी हुए थे, इस दुनिया को पता तक नहीं चला। मैंने महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन, वैष्णव भजन, मैंने तय किया कि दुनिया के 150 देशों में वहां के टॉप मोस्ट कलाकारों से ये होना चाहिए, और किया। दुनिया के 150 देशों के टॉप मोस्ट कलाकारों ने एक गुजराती भजन, महात्मा गांधी का प्रिय भजन,
सारी दुनिया ने गाया। मैं मेरे देश के गौरव के लिए दुनिया को जोड़ना चाहता हूँ। मेरे लिए उसमें कहाँ किसकी गोद में पैदा हुआ वो मुद्दा ही नहीं है, देखा, किस भूमि में पैदा हुआ वो मुद्दा नहीं है। पूरी दुनिया मेरे भारत का गौरव गान करे, ये मकसद लेकर के मैं तो निकला हूँ। मेरा तो कमिटमेंट है ये, और जीता भी तो इसी के लिए हूँ। मजा आ गया सुनने में। बहुत अच्छा था। मोदी जी अंदर से बहुत भावुक और इमोशनल हुए हैं और उनको बहुत दुख भी है अलग अलग चीज़ों का। आज जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, सीरियस हैं बहुत, और उनको ये जो सब चल रहा है गंदी पॉलिटिक्स जो कांग्रेस कर रही है, उससे उनको बहुत गुस्सा आया हुआ है और बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर कि किस तरह से, और मीडिया से भी वो बहुत गुस्से हैं, उनसे उनको बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटेड है कि मीडिया कैसा गलत काम कर रही है। वो यही कह रहे हैं ना कि भैया जब ये सब इस तरह की बातें होती हैं तब ये मीडिया सो जाता है, कांग्रेस से जाके पूछता क्यों नहीं है, कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं उठाए जाते, या मोदी के या बीजेपी के अगेंस्ट तो इतना कुछ बोल देते हैं। फिर उन्होंने डिक्टेटरशिप की भी बातें बताई। उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा था कि दोनों का आप लिखो, कांग्रेस और बीजेपी चेकलिस्ट बनाओ, और इतना कुछ उन्होंने बताया कि कांग्रेस के टाइम में क्या क्या हुआ, जिससे पता चलता है डिक्टेटरशिप कब के जमाने की कहाँ होती थी। और ये लोग जो फेक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और जिस तरह से सारी मिलके जो नोबडी भी हैं, नोबडी भी भैया शुरू हो गए हैं, मोदी जी डिक्टेटर हैं। देखिए पॉइंट ये पूरा अगर आप स्पीच देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ही इज ए नाइस पर्सन, वेरी नाइस, देश एक के अच्छा इंसान है जो अपने देश के लिए कर रहा है। वो चाहता गालियां है खा और रहा लोग है। भी देश की प्रोग्रेस करें, किसी को बुरा नहीं बोल रहा। वो प्राइम मिनिस्टर सब सुन जो लेते है हैं। सब लोगों का भला चाहता है, गरीब लोगों का भला चाहता है, सबके लिए अच्छा करता है। तो कोई भी अगर इंसान देख रहा है उसे लगेगा हार्ड वर्किंग इंसान है, बहुत ही अच्छा लीडर है, ये आपको देखने का पता चलता है। और इनकी टक्कर में, पीएम की टक्कर में कोई और नहीं है। तो अगर किसी भी इंसान में थोड़ी सी भी अक्ल हो, इंटेलिजेंस है तो तो मोदी जी को देख के कि जो भी मोदी जी ने बोला है कि जीरो करप्शन है, इतने समय से पार्टी काम कर रही है, देश को आगे लेके जा रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए भैया। इसके बाद भी अगर कोई, और मोदी जी ने कहा भी था माइनॉरिटीज़ के लिए अपने बच्चों को सोचो, अगर तुम गलत पार्टियों को देते हो तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तबाह हो जाएंगे, तबाह हो जाएगा, कंट्री तबाह हो जाएगी। कंट्री को तबाह कर देंगे भैया। रिलीजन करते रहे ना, और उसके अभी उन्होंने कहा था, अभी देखो तुम्हारा देश कितना आगे जा रहा है, सारी फैसिलिटी सबको मिलती है। तो अपने देश का सोचो, अपने बच्चों को सोचो कि तुम उस कंट्री में रहना चाहते हो जो ग्रेट हो। तो अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया, बहुत फ्रैंकली बात की है। Right. दुखी हैं, परेशान हैं कि भैया इतना मेहनत कर रहा हूँ देश के लिए, दिन रात मर रहा हूँ, खप रहा हूँ, और बदले में क्या मिल रहा है मुझे? बदले में मुझे मिल रही है गालियां, ये मिल रहा और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है गया, मुकाबला तो बचेगा और वो कॉन्फिडेंट है कि भैया जीतेंगे तो हम ही, और उसके बाद बताएंगे। पर हमने जाना है वोट करने, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो वोट करने नहीं जाए, ताकि मोदी जी का 400 नहीं 500 पार हो। मोदी जी का सुन के मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं तो आप लोगों ने तो डरा दिया था वोटिंग कम हो रही है, पर फिर भी जाना है, बिल्कुल ढील नहीं देनी है। तो चलो यार फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।